मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, खासकर एनिमल किंगडम के बारे में चर्चा करते हैं, जो मैं डेली शाम को कितनी बजे लेके आता हूँ? शाम के 5 बजे। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रहे कि हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं और समझाते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिस बच्चे को बायोलॉजी के बारे में शून्य शून्य भी नहीं पता है, उनको हम एक एक चीज लेके चल रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर शब्द को डिफाइन करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारे चैनल पे जो चैनल बच्चे नए फर्स्ट टाइम, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर 4 में एनिमल किंगडम के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है। मैंने आपको ये बताया था कि इसके पहले जब मैंने प्लांट किंगडम पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने इस बात के बारे में जरूर कवर किया था कि एनिमल के किंगडम मतलब एनिमल के अंतर्गत जितने भी स्पीशीज आते हैं उनका हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, खासकर एनिमल किंगडम में। ठीक है, यहाँ पे नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट सब कुछ जितने फाइलम हैं उन सभी का जितना आपके सिलेबस में है सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो क्या देखेंगे, क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले 4.1 में देखेंगे और 4.2 में। 4.1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ध्यान रखिएगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा, इनकी क्लासिफिकेशन का आधार क्या है। दूसरा शब्द यह क्या कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, और एनिमल का क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है। तो इसी टॉपिक को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहली लाइन क्या कह रही है? व्हेन यू लुक अराउंड, जब हम लोग अपने आसपास अपने चारों तरफ देखते हैं, ये देखते हैं कि ढेर सारे ऐसे एनिमल हैं या ढेर सारे ऐसे स्पीशीज हैं, सब का अगर हम इनके बॉडी की स्ट्रक्चर की बात करें या इनके एनिमल्स की बात करें तो सभी एनिमल, जितने भी एनिमल आपको अलग अलग दिखाई देंगे, उन सभी का अगर हम एनिमल की अगर हम बात करें तो सब एनिमल क्या है? अलग हैं। सारे एनिमल अलग हैं और सभी का स्ट्रक्चर भी अलग है। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व द डिफरेंट एनिमल विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर, सबका एनिमल का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। और as over a million species of pen animal have been described till now, अभी तक लगभग मैं आपको बता दूं कि लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा स्पीशीज के बारे में भी तक डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, तो मैं आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, सभी का अपना अपना महत्व है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग ए सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं रुकूंगा और समझा दूं पहले, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि जब एक एलिमेंट 1 मिलियन स्पीशीज की अगर डिस्कवरी की गई, ध्यान रखिएगा, 1 मिलियन स्पीशीज की यदि डिस्कवरी की गई है और उन एनिमल में, ध्यान रखिएगा, जितने भी एनिमल आप पढ़ेंगे उन सभी एनिमल की अगर हम बात करें तो सबको पढ़ना समझना आसान नहीं था, क्योंकि ढेर सारी कैटेगरी और सब का अपना एक यूनिक कैरेक्टर था। तो सब के बारे में समझना, सब के बारे में पढ़ लेना ये बहुत कठिन था। तो साइंटिस्टों ने ये कहा कि अगर हम इनका क्लासिफिकेशन कर देंगे इनके कैरेक्टर के आधार पर, ध्यान रखिएगा, इनके कैरेक्टर के आधार पर, तब बायोलॉजी
बायोलॉजी को पढ़ना आसान हो जाएगा। जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं या जो आगे आने वाली स्पीसीज हैं उनको हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही गई है। इसके बाद क्या बेस बनाया गया क्लासिफिकेशन का, यहाँ पे आप देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्या इंस्पायर्ड ऑफ डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल, दे आर द फंडामेंटल फीचर कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू क्या है अरेंजमेंट ऑफ सेल। पहले इसको समझ लीजिएगा कि अलग अलग स्ट्रक्चर होने के बावजूद और अलग अलग एनिमल का स्वरूप होने के कारण, ध्यान समझिएगा, आप जानते हैं कि कोई भी एनिमल, आप एलिफेंट की बात कर लीजिए, ठीक है, गधे की बात के लिए, घोड़ा का, भैंस का, गाय का, मतलब जितने भी एनिमल आपके नज़र में हैं, जो हम लोग डेली संपर्क में आते हैं, उन सभी की स्ट्रक्चर कैसी है, एकदम अलग है। और ये सब अलग अलग एनिमल्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दे आर द फंडामेंटल, लेकिन अगर फंडामेंटल फीचर की बात करें, इनकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें, डाइजेशन हुआ, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, समझ रहे हैं, एक्सक्रीशन, जितने भी फंडामेंटल फीचर हैं, मतलब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, सब में एकदम सेम है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, इनका जो रिलेशन है, इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल, इनका जो रिलेशन है किस आधार पर है, अरेंजमेंट ऑफ सेल, सेल के अरेंजमेंट के आधार पर, बॉडी की सिमेट्री के आधार पर, ध्यान रखिएगा, शरीर की समानता के आधार पर, और नेचर ऑफ सीलोम, इनमें सीलोम का मतलब क्या होता है, कैविटी होता है, इन सभी में कैविटी के आधार पर, एंड द पैटर्न ऑफ डाइजेशन, ध्यान रखिए कि डाइजेशन का क्या पैटर्न है और इनकी सर्कुलेशन का क्या पैटर्न है और ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए इनका जो बेस बनाया गया वो क्या था, क्लासिफिकेशन का आधार। कौन कौन सा कैरेक्टर, सबसे पहले सेलों का अरेंजमेंट कैसा है, इनकी बॉडी की सिमेट्री क्या है, इनके सीलोम का नेचर क्या है, या इनके डाइजेशन का पैटर्न, सर्कुलेशन का या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इन सभी का मेन कैरेक्टर क्या है, ये आपको डिफाइन करना है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, दीज फीचर आर यूज्ड फॉर द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, सम ऑफ देम डिस्कस्ड हियर। यहाँ पे एनिमल का जो क्लासिफिकेशन बना किया गया, इन सभी को आधार बनाकर किया गया है। इन सभी के बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये रट जाना चाहिए कि आखिर क्लासिफिकेशन का बेस क्या था। इसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो ऑल द मेंबर ऑफ एनिमलिया आर मल्टीसेलुलर, अगर एनिमल के सभी मेंबर की अगर हम बात करें, यदि एनिमल की जितने भी मेंबर हैं उन सभी मेंबर की बात करें तो सभी के सभी कैसे हैं, मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर का मतलब एक ऐसा बॉडी जहां पे सेलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। यहाँ पे हम आपको बता दूं कि सेल के ऑर्गेनाइजेशन का सबका पैटर्न क्या है, एकदम सेम है। क्या है, एकदम सेम है। ठीक है, जैसे कि स्पंज की बात करें तो स्पंज का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस आधार पर है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम स्पंज की बात करें तो सेल आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं पूरी तरीके से एकदम टाइटली अरेंज नहीं होती है, बल्कि कैसी होती हैं, एकदम ढीले तरीके से ये एकदम अरेंज होती हैं। और इस कैरेक्टर को क्या कहा जाता है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सम डिवीजन ऑफ लेबर और इनकी एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्टिविटी अकर एमंग द सेल।
अगर हम सेल एंट्रेट की बात करें तो सेल एंट्रेट में क्या होता है, सेल का जो अरेंजमेंट होगा, ध्यान रखिए कि यहाँ पे ढीला है और यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ सेल की बात करें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, सेल इज अ मोर कॉम्प्लेक्स हेयर द सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इन टिश्यू। तो इसे क्या कहते हैं, सभी का जो फंक्शन, जितने सेल हैं सभी मिलकर क्या करते हैं, एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू, सभी के फंक्शन कैसे होते हैं, ये टिश्यू में अरेंज्ड होते हैं। हैंस कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सेल से ही क्या बनता है, टिश्यू बनता है, और इस टिश्यू से, सेल से टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और इसी ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ध्यान रखिएगा, क्या बनता है, ऑर्गन का सिस्टम बनता है, और फिर ऑर्गन के सिस्टम के बाद क्या बनता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी शरीर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल, और सेल के ही समूह से क्या बनता है, टिश्यू, और टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और जब ऑर्गन वर्क काम करता है तो ऐसे कैरेक्टर को ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। और ये ऑर्गन सिस्टम कहाँ पे काम करता है, किसी और न किसी बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन करेगा, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन इनका जो रेल है खासकर यही है। ठीक है, इसके बाद ये तो बात हो गई किसकी, टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल किस में आपको मिलेगा, सेल एंड टेट्रा में। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय द मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या बनाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर बनाता है, एंड द अदर हायर फाइला वेयर द टिश्यू आर ग्रुप टू द फॉर्म ऑर्गन। यहाँ पे टिश्यू सभी मिलकर क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गन का काम करते हैं, और ये ऑर्गन सभी के सभी कैसे होंगे, एक स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। ध्यान रखिएगा, सभी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अपना ये काम करते हैं। तो इसको भी आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके बॉडी में ये घूमना चाहिए कि यहाँ पे जो जितने भी सेल्स हैं सभी का फंक्शन क्या होगा, एक यूनिक तरीके से होता है। ठीक है, तो ये किस में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं लाइक, जैसे कि इन कुछ ऐसे एनिमल हैं, जैसे कि एनिलिडा की बात कर लीजिए, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है, मोलस्का के साथ साथ इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। ध्यान रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, ईच सिस्टम कंसर्न विथ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। और इसे क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन्हें कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट द वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। क्या, कॉम्प्लेक्सिटी का एकदम वेरियस कैरेक्टर आपको दिखेगा। क्या दिखेगा, फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस में, तो यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग क्या दिखाएगा, सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। ध्यान रखिएगा, जब मैंने आपको ये बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम जब कंप्लीट होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एक होता है कंप्लीट होता है। क्या होता है, एक होता है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट का मतलब
दोनों चीज़ें हो, माउथ भी प्रेजेंट हो और एनस भी प्रेजेंट हो, तो ऐसे करेक्टर को क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। और दूसरा करेक्टर ध्यान रखिएगा, एक दूसरा करेक्टर जब इसे इनकम्प्लीट कहेंगे तो यहाँ पे या तो माउथ प्रेजेंट होगा या इसमें से एक एब्सेंट होगा, चाहे माउथ या एनस दोनों में से एक एब्सेंट होगा, तो ऐसे करेक्टर को क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट कहा जाता है। जबकि कंप्लीट हम किसे कहेंगे, जब माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होगा। तो यहीं पे आप देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटिहेल्मिंथेस की बात करें तो ओनली ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, इनकम्प्लीट कहा जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, टू ओपनिंग माउथ एंड एनस दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो क्या कहेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। ठीक इसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन टाइप का, क्या होता है, एक है ओपन टाइप का, दूसरा जो है क्लोज्ड टाइप का होगा। क्या होगा, एक होगा ओपन, ध्यान रखिएगा ये ओपन है, और दूसरा क्या होगा, क्लोज्ड। ओपन का मतलब जब हम ब्लड को डायरेक्टली सेल तक पहुंचाते हैं तो हम क्या कहेंगे, ओपन कहेंगे। और जब किसी पाइपलाइन के द्वारा, जब किसी पाइपलाइन के सिस्टम के द्वारा हम इसको सर्कुलेट कराएंगे तो ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है, क्लोज्ड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ओपन इन विच ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली bathed in it। अगर हम जब ओपन टाइप का ऐसा करेक्टर जब सेल और टिश्यू तक ब्लड क्या हो, डायरेक्टली पहुंच जाए, किसी पाइपलाइन की व्यवस्था ना हो, तो ऐसे करेक्टर को क्या कहते हैं, ओपन टाइप। दूसरा क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, कि क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, ए सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायामीटर। एक डायामीटर के साथ साथ एक वेसल्स होता है, जैसे कि आर्टरीज की बात करें, वेन की बात करें, कैपिलरीज की बात करें। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि जो आर्टरीज होगा वो ज़्यादा चौड़ा होगा, वेन की बात करें थोड़ा सा पतला होगा, और कैपिलरीज एकदम पतला होगा। इसका रीजन मैं बता दूं कि जो हार्ट के नज़दीक होगा, हार्ट के जो नज़दीक होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे ब्लड आगे सर्कुलेट करेगा तो प्रेशर कम होगा। इसलिए इस पाइपलाइन को क्या कर दिया गया है, पतला कर दिया गया है, ताकि ब्लड में प्रेशर बराबर बना रहे। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे, जब ये कैपिलरीज पहुंचता है तो और ये पतली हो जाती है, ताकि सेलों तक जो प्रेशर हो बराबर पहुंचता रहे, ताकि ब्लड बराबर पहुंचता रहे सभी सेल्स तक। ठीक है, इसके बाद सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सिमेट्री क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, समानता होता है। क्या होता है, सिमिलरिटीज होती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप समझेंगे, जब भी हम क्या करते हैं कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जब किसी भी बॉडी को हम समान तरीके से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद सबकी सिमिलरिटी क्या एक दूसरे से मैच करे समान तरीके से, ऐसे कैरेक्टर को सिमेट्री कहा जाता है। एनिमल कैन बी कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, और इनकी सिमेट्री के आधार पर क्या है, स्पंज आर द मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पंज कैसे होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एसिमेट्रिकल का मतलब एनी प्लेन दैट passes थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाल्फ। थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि जब किसी भी बॉडी को डिवाइड किया जाता है, मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जब हम किसी बॉडी को डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, एक ये तीन प्रकार का होता है। पहला है एसिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल क्या होता है, एसिमेट्रिकल, और दूसरा जो है
रेडियल सिमेट्रिकल, ध्यान रखिएगा, रेडियल सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है। और तीसरा जो है बाईलैटरल, क्या होता है, बाईलैटरल सिमेट्री होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ऐसा कैरेक्टर क्या कहता है, थोड़ा देखिएगा। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बॉडी जिसे हम सेंटर से बराबर मात्रा में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी एक सेक्शन एकदम समान तरीके से यह डिवाइड नहीं करेगा। जबकि रेडियल सिमेट्री में हम बात कर लेते हैं, रेडियल सिमेट्री क्या होता है, किसी भी बॉडी को एकदम सेंटर से डिवाइड करेंगे तो हर समय बराबर मात्रा में क्या होगा, डिवाइड होगा। जबकि बाईलैटरल का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब 2 होता है, क्या होता है, बाई का मतलब 2 होता है। और इस 2 का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी को जब लैटरल पोजीशन पर, ध्यान रखिएगा, जब लैटरल पोजीशन पर हम समान तरीके से डिवाइड करेंगे तो एक स्ट्रक्चर इधर और दूसरा इधर, ये इसके समान होगा और ये इसके समान होगा। ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, बाईलैटरल सिमेट्री कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं सब कुछ एकदम आसानी से आपको सरल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम थे और एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एनिमल कैन बी कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, स्पंज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया था, क्या है, थोड़ा देखिएगा। एसिमेट्रिकल क्या होता है कि एनी प्लेन दैट passes थ्रू सेंटर डज नॉट डिवाइड इनटू इक्वल हॉल में ये डिवाइड नहीं होगा। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल ऑफ एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हॉल्स, ये 2 आइडेंटिकल हॉल्स में क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं। और ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है, रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेडियल सिमेट्री। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि सेंट्रल एक्सिस से ये डिवाइड होगा। और इसमें आपको क्या रखना है कि एनी प्लेन याद रखना है। ठीक है, तो आपको एसिमेट्रिकल क्लियर रहेगा। और जब रेडियल की बात पूछी जाए तो रेडियल पूछी जाए तो आपको एकदम सेंटर से याद रखना है। ठीक है, ये इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, और ये रेडियल सिमेट्री किसमें आपको देखने को मिलेगा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। 3 कैरेक्टर आपको याद रखना है, सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में और इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलेगा। हैव दिस काइंड ऑफ प्लान एनिमल लाइक एनिमल आर्थ्रोपोडा वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट और राइट का मतलब क्या, कोई एक ऐसी बॉडी है जो लेफ्ट और राइट में डिवाइड होती है एकदम समान तरीके से। इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, एक आपको एनीलिडा याद कर लेना है और दूसरा जो है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आपको इसमें एनसीईआरटी में एकदम पूरी तरीके से मिला दिए हैं, लेकिन आपको बाईलैटरल सिमेट्री क्या है, रेडियल सिमेट्री क्या है और एसिमेट्रिकल क्या है, इन सभी को डिफिनीशन लिख करके उनका एग्जाम्पल आपको नीचे लिख लेना ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे आप ये देखना है कि ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बाईलैटरल सिमेट्री का, देख रहे हैं, ये वाला किसका स्ट्रक्चर है, रेडियल सिमेट्री का। रेडियल का मतलब क्या हुआ, इसको सेंटर बनाया गया है, किसको, इसको सेंटर बनाया गया है, इसको सेंटर बना के डिवाइड किया गया और इसको भी सेंटर बना के डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलते हैं। इनको एकदम बराबर समान तरीके से एक पार्ट इधर और दूसरा पार्ट इधर डिवाइड हो रहा है। ऐसे कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, बाईलैटरल सिमेट्री। और ऊपर वाले को क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री कहेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है देखिएगा। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा,
कि डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो मैंने आपको ये बताया है कि किसी भी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से होता है और ये 3 परतें बनती हैं। पहली परत क्या होती है देखिएगा, सबसे आउटर इनर एक्टोडर्म, ध्यान रखिएगा एक्टोडर्म कहेंगे, एक्टोडर्म के बाद एंडोडर्म कहेंगे और एंडोडर्म के बाद एक और परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मेसोडर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेसोडर्म कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। डिप्लोब्लास्टिक जब होगा तो यहाँ पे डाई का मतलब क्या होता है, 2 होगा, ठीक है। डाई का मतलब जिसमें 2 परतें मिले, कौन कौन सी, एक आपको एक्टो मिलेगी और दूसरा इंडो मिलेगा। और जब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे तो ट्रिप्लो का मतलब क्या, 3 परत, एक्टोडर्म और मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी बॉडी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे, चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो दिखेगा यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डिप्लोब्लास्टिक कैरेक्टर है इसके बारे में चर्चा करेंगे। डिप्लोब्लास्टिक क्या कह रहा है, ये बाहरी परत है, ये मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है और इनका 2 परत है, एक बाहरी परत ये वाला है और इंडो परत, इंडोडर्म की बात करें तो ये अंदर वाली परत को क्या कहेंगे, इंडोडर्म कहेंगे। और एक्टो और इंडो के बीच में ये जो परत आपको दिखाई दे रहे इसे मेसोग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोग्लिया। और यही मेसोग्लिया बाद में मेसोडर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, मेसोडर्म में। और मेसोडर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये ट्रिप्लोब्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज इनटू 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, एक परत है क्या, एक्सटर्नल को एक्टोडर्म और इंटरनल को एंडोडर्म कहते हैं, ठीक है। और द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, यहाँ पे सिलेंट्रेट की बात कर लेते हैं। जो आपका डिप्लोब्लास्टिक कैरेक्टर है ये आपको किस में दिखेगा, सिलेंट्रेट में, ध्यान रखिएगा सिलेंट्रेट में दिखेगा। और अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर जिसे मेसोग्लिया कहते हैं इन द प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंडोडर्म, ये जो मेसोग्लिया है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला परत क्या है, एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रो हैज 3rd जर्मिनल लेयर मेसोडर्म इन द बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये जो कैरेक्टर है ट्रिप्लोब्लास्टिक का, इसमें 3 परतें होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। आइए देख लेते हैं एक चीज मैं अब और आपको बता दूं, ये जो कैरेक्टर आपको दिखाई देगा कहां से कहां तक, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक आपको दिखाई देगा। इसके बाद सीलोम की बात कर लेते हैं। सीलोम क्या होता है, कैविटी होता है। यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है कि ये सीलोम क्या है। सीलोम का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी में कैविटी का फॉर्मेशन हो जाए, और ये कैविटी तब बनेगी जब बॉडी वाल और गट वाल के बीच में डिफरेंस होगा। ध्यान रखिएगा कब, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वाल एंड गट वाल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन। अगर हम इस क्लासिफिकेशन की बात करें तो बहुत ही ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से कैरेक्टर, एक बॉडी वाल एंड द गट वाल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन। बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्म, और जब ये इसमें मेसोडर्म का फॉर्मेशन होगा तो इसी को क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलोम कहा जाता है, ठीक है। एनिमल पोजेस द सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट। ऐसा कैरेक्टर जिसमें सीलोम दिखाई देगा ऐसे को क्या कहते हैं, सीलोमेट कहा जाता है। सीलोम कैरेक्टर कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, एनीलिडा में, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में देखने को मिलेगा। इन द सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय द मेसोडर्म
mesoderm. Instead, the mesoderm is present scattered pouch in between ectoderm and endoderm. यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि स्कैटर्ड पाउच पाया जाता है. कब पाया जाता है? इन द सम एनिमल बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय द mesoderm. Instead, the mesoderm is present at the scattered pouch in between ectoderm and endoderm. और ऐसी कैविटी क्या कहा जाता है? स्यूडोसीलोमेट कहा जाता है. यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पाउच है स्कैटर्ड पाया जाता है और ये कभी होगा और कभी नहीं होगा. इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं? स्यूडोसीलोमेट कहा जाता है. ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं. नीचे वाला कैरेक्टर क्या कहता है? एसीलोमेट क्या होता है? एसीलोमेट जहाँ पे कैविटी पूरी तरीके से प्रेजेंट ही ना हो. क्या? जहाँ पे कैविटी पूरी तरीके से प्रेजेंट ही ना हो, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एसीलोमेट कहते हैं. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. एग्जाम्पल स्यूडोसीलोमेट का देख लीजिए. एक है आपका एस्ची हेलमिंथेस है. एनिलिड इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट एंड दैट इज कॉल्ड एसीलोमेट. क्या कहा जाता है? एसीलोमेट. और एसीलोमेट का कैरेक्टर आपको प्लेटी हेलमिंथेस में देखने को मिलेगा. ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं. सेगमेंटेशन की बात कर लेते हैं. सेगमेंटेशन क्या है? इन द सम एनिमल बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विथ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन. यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जहाँ पे एक्सटर्नल या इंटरनल डिवीजन होता है. ये मान लीजिए अर्थवर्म अगर हम ले लें तो इनके एक्सटर्नल और इस तरीके से आपको सेक्शन दिखाई देगा. क्या? ये एक्सटर्नल तो होता ही है, साथ साथ इंटरनल भी होता है. ठीक है ना. और ये कुछ ऑर्गन तक डिवाइड होंगे जैसे कि अर्थवर्म. बॉडी शो दिस पैटर्न. और इस तरीके के जब बॉडी कोई भी शो करता है तो ऐसे कैरेक्टर को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं. एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड. और इस तरीके की पद्धति को मेटामेरिज्म कहा जाता है. पूछा गया है कि मेटामेरिज्म का जो कैरेक्टर है किसमें देखने को मिलेगा? अर्थवर्म में. इसके बाद नोटोकॉर्ड की बात कर लेते हैं. नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड इज ए मेसोडर्मली. बहुत ही पहली लाइन से पहला ही क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि इनका जो डेराइव्ड होता है मेसोडर्मली होते हैं. डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर. ये जो मेसोडर्मली होते हैं इनके पास कैसा? रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा. फॉर्म ऑन द डॉर्सल साइड. और ये कहाँ पे होंगे? डॉर्सल साइड पर. ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलप इन सम एनिमल विद द नोटोकॉर्डिज. एनिमल के साथ क्या? नोटोकॉर्ड जब मिलेगा तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहेंगे? कॉर्डेट कहेंगे. एंड दोस एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड नॉन कॉर्डेट. जिसमें ये कैरेक्टर नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होगा उसे नॉन कॉर्डेटा. और जिसमें पूरी तरीके से प्रेजेंट होगा ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? कॉर्डेटा कहते हैं. नॉन कॉर्डेट कहाँ कहाँ से? पोरीफेरस लेके इकाइनोडर्मेटा तक क्या है? नॉन कॉर्डेट है. जबकि कॉर्डेट जो है उनके कहते हैं जिसमें ये पूरी तरीके से प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल हम लोग कल चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ. ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर.